lecture we have discussed about the elasticity constant, Young modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, and Young's experiment. जस्ट एक बार रिकैप कर ले तो पहले लिखा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन एल। लेंथ चेंज करेंगे तो जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा हुआ यंग मॉड्यूलस है। मैंने उस टाइम पे आपको एग्जांपल दिया था कि किसी भी वायर के एंड के ऊपर आप जो वेट रखेंगे वो होगा mg। सो नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू F by A, that's y delta L by L, delta L upon L. Okay, force is equal to mg. Area of cross section for wire is a pi r square, and therefore y delta L by L. What is the delta L? So change in length या elongation, okay, and therefore y is equal to formula लिखी थी mgl upon pi r square delta L। जो वेट रखेंगे mg पूरा यहाँ हो जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ वायर इनिशियल इज L, r रेडियस ऑफ वायर डेल्टा L, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, इस आपको यंग मॉड्यूलस मिलेगा। लास्ट टाइम इसके हमने यूनिट डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला लिखी थी, यूनिट से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला m1l - 1 t - 2, m1l - 1 t - 2। ओके, सिमिलरली हमने बल्क मॉड्यूलस डी कंप्लीट किया था कि सपोज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, सो सिग्मा v इज इक्वल टू b एप्सिलॉन v। लेकिन लिखा था कि यहाँ पर स्ट्रेस होता है प्रेशर होता है, ओके, एंड बी डेल्टा v अपॉन v। जब इक्वेशन लिखा था आगे माइनस इसलिए लिखा था कि किसी भी तरह बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव आना चाहिए, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस pv अपॉन डेल्टा v। ओके, सपोज आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन डिक्रीज होगी, सो नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली ओके, सपोज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, किसी भी तरह बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव चाहिए। ओके, यहाँ पे यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला m1l - 1 t - 2। ओके, एक और डेफिनेशन दी थी, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज अ कंप्रेसिबिलिटी, so k is equal to 1 by b and k is equal to 1 upon b, so unit is meter square per Newton, and therefore dimension of formula m - 1 L1 t raised to 2। okay, and then sharing stress sharing strain के हिसाब से okay थीटा भी कैलकुलेट किया था, जिसे g लिखा है, थीटा के लिए क्या लिखा है g। so capital G is equal to in direction force, sorry, sigma sharing stress upon s लिखेंगे तो भी चलेगा। सिग्मा s का मतलब क्या होता है, ऐसी फोर्स जिससे हम सेट चेंज कर सकते। ओके, तो यहां हमने लिखा ना ये वैल्यूएशन क्या आई fs upon a, ये f की अपॉन x upon h। okay, and therefore G is equal to fsh upon a into x। तो ये भी आपको b की वैल्यू g की वैल्यू जो भी लिख सकते हैं, थीटा भी चलेगा, डेल्टा l by x ये भी चलेगा, बहुत सा डिफरेंट फॉर्मूला है, आप किस तरह से एक्सप्लेन इस पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट 3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट हमने पढ़े थे, यंग एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था। यंग एक्सपेरिमेंट कुछ है नहीं, यही है कि सपोज आप वायर की इनिशियल लेंथ चेक करो, एज फॉर एग्जांपल की वायर की इनिशियल लेंथ 100 सेंटीमीटर। अब सपोज आप 0.5 kg इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ में कितना चेंज हुआ वो डॉट डाउन करते जाना है। आपने क्या चेंज किया, क्या मिलेगा, तो देखो आप m यहां रख के जाएंगे, g is 9.8, इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज 100,
पाई, आर मतलब रेडियस ऑफ वायर, एंड डेल्टा एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन लेंथ जो लिख में रखना है, जिसको यंग्स एक्सपेरिमेंट करके लिखा है, यंग्स मॉड्यूलस। ये सब हमने पहले जो था वो रिकैप किया। आज नया जो काम करना है वो पॉइसन रेशियो। आज हो सके इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। ओके, आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉइसन रेशियो से। अब ये वाली जो टॉपिक है पॉइसन रेशियो, वो बोर्ड की जो टॉपिक की लिस्ट है इसमें कैंसलेशन है, लेकिन अब कंप्लीट के इसको एक बार कंप्लीट करेंगे, ज्यादा कुछ है ही नहीं। उसने क्या लिखा कि सपोज आप इस रॉड की लेंथ इंक्रीज करें, लेंथ इंक्रीज करेंगे, सो एप्सिलॉन वी सॉरी एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। इनिशियल लेंथ इज एल, फोर्स अप्लाई करने से इंक्रीमेंट इज डेल्टा एल, सो डेल्टा एल बाय एल इज एप्सिलॉन एल। ओके, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होने से रेडियस और डायमीटर डिक्रीज होगा। ओके, एंड रेडियस और डायमीटर जो डिक्रीज होगा उसको लेटरल स्ट्रेन बताया गया है। टेक्स्ट में क्या लिखा, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब डायमीटर चेंज होगा मतलब डेल्टा डी बाय डी, रेडियस चेंज होगी डेल्टा आर बाय आर, इसका लेटरल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ इंक्रीज होगी या लेंथ डिक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करे से, ओके, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करने से साइड चेंज होगी, मतलब कि आप इसको डेल्टा डी अपॉन डी या डेल्टा आर अपॉन आर ऐसा लिख सकते हैं। सो ना पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो म्यू करके लिखा जाता है, म्यू इज लेटरल, लेटरल अपन लॉन्गिट्यूडनल वो भी एल करके लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। एक और भी फॉर्मूला होती है डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is called Poisson ratio. Clear? Unitless, dimensionless, इसकी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर? और उसके लिए मेंटेन करके दिया होगा the value of steel between 0.28 to 0.30, value of steel 0.28 to 0.30। क्लियर? क्वेश्चन रेशियो वाली टॉपिक टेक्स्ट बुक में दी है, फटाफट उसको कंप्लीट करो। बाद में पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग, वो कंप्लीट कर देंगे, या स्ट्रेच वायर। टेक्स्ट में क्वेश्चन रेशियो वाली टॉपिक मिली? यस सर। क्वेश्चन रेशियो वाली टॉपिक मिली? यस सर। ओके, कंप्लीट कर दो। क्वेश्चन रेशियो है नो यूनिट नो डायमेंशन का फॉर्मूला, ये भी याद रखना है।
सिर्फ टू स्ट्रेन की रेशियो है, इसलिए यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगी। ये कंप्लीट हो जाए तो बता दो। Yes, sir, done. ओके, जो आप जो बोल रहे हैं आवाज बहुत कम आ रही है, इसलिए। आज आवाज बराबर आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपकी तो बराबर है। ओके ओके, अब जो थियरी हम कंप्लीट करेंगे, डिटरमाइन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, ये थियरी किसी भी तरह कंप्लीट करनी है। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स दोनों कैटेगरी में क्वेश्चंस होता है। ओके, सबसे पहले तो हम यंग मॉड्यूलस की फॉर्मूला लिखेंगे। यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा मतलब फोर्स अपॉन एरिया, एप्सिलॉन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल बाय एल, वही बोला वही। ओके, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल ऐसा होगा, एफ एल अपॉन। ओके, अब कभी कभी इसमें डेल्टा एल इज इक्वल टू स्मॉल एल भी लिया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए इनटू स्मॉल एल। ओके, इससे फोर्स की फॉर्मूला मुझे लिखनी है, F इज इक्वल टू वाई ए एल अपन क्या होगा, कैपिटल एल। फिर से वाई ए एल अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल। ये फोर्स, इतना फोर्स हम देंगे या अप्लाई करेंगे तो फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज डेल्टा एल या डीएल है, फोर्स अप्लाई करेंगे, डीएल जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है। सो नाउ वर्क डीडब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, किसी भी वायर के ऊपर जब आप फोर्स देंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन के अंदर लेंथ इंक्रीज होगी, फोर्स और डीएल दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी, एंड देयरफॉर डीडब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल इनटू डीएल। मुझे टोटल वर्क कंप्लीट करना है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क कंप्लीट करना है तो इंटीग्रेशन 0 टू एल। सो नाउ टोटल वर्क इंटीग्रेशन 0 टू एल, कितनी एलोंगेशन, कितनी इंक्रीमेंट चाहिए एल तक, तो क्या लिखेंगे, डीडब्ल्यू, ये स्मॉलर जो है इसकी इंटीग्रेशन कर दो। सो नाउ इंटीग्रेशन 0 टू एल y a l upon capital L into dl. So now y a capital L integration 0 to l l into dl. इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, सो x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1, ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नाउ यू हैव ए ओनली इंटीग्रेशन l dl, so l raised to 1, we consider l raised to 1, so l raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is equal to l square by 2 is integration. So now total work W is equal to YAL, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लिखिए l square divided by 2 0 to l। अब पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, then lower, but upper is at small n
और एल की जगह एल रखने से कोई चेंज नहीं होगा, लोअर जीरो मतलब टोटली जीरो हो जाएगा। फिर से रख रहे वाई ए एल, एल स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो एंड देयरफॉर टोटल वर्क इज इक्वल टू वाई ए, इस तरह से होगा। ओके चलो मैंने इसको एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड किया, सो नाउ 1 बाय 2 वाई a into l, 1 by 2 हो गया, y हो गया, a into l हो गया, l square by l square, l square अपन क्या हो जाएगा l square। ओके l square by l square मतलब 1 by y, ये क्या होगा l by l is a epsilon, change in length upon original length is a lateral strain। ओके इसको आप लिख सकते हैं epsilon square, epsilon square, but y is equal to sigma epsilon, नहीं सॉरी, sigma is equal to y epsilon and therefore y is equal to sigma upon epsilon। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो y is equal to 1 by 2 sigma upon epsilon a into l into epsilon square and therefore 1 by 2 sigma epsilon a into l is the energy, energy stored in stretch wire। आप यू भी लिख सकते हैं और वर्क भी लिख सकते हैं, 1 by 2 सिग्मा एप्सिलॉन ए into l, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन, ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्लियर, एंड एल मतलब क्या होगा लेंथ। लेकिन सपोज उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density या elastic potential energy। ओके तो पर यूनिट वॉल्यूम तो U is equal to एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, रो U जो भी लिखना लिख सकते हैं आप, 1 by 2 सिग्मा एप्सिलॉन A into L divided by B, A into L मतलब वॉल्यूम ही होगा, एनर्जी स्टोर्ड स्ट्रेच वायर पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं 1 by 2 sigma epsilon, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, फिर से बताओ इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज अ पोटेंशियल डेंसिटी। और पोटेंशियल डेंसिटी या दिखा नहीं रहने दे, चलो कोई बात नहीं, आपकी जरूरत पड़ेगी तो इसकी यूनिट क्या होती है, सो जूल अपॉन मीटर क्यूब, जूल अपॉन मीटर क्यूब। एक चीज और भी लिख सकते हैं, जूल मतलब न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, अगेन न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, अगेन डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 a-2। अब चेक करो कि फर्स्ट डे से चैप्टर नंबर 9 में सिंगल यूनिट सिंगल डायमेंशन फॉर्मूला, हम अब तक यूनिट लिखते हैं क्या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, उसको पास्कल लिखा जाता है, उसको जूल अपॉन मीटर क्यूब भी लिखा जाता है, सभी इक्वल यूनिट है। डायमेंशन फार्मूला वो भी इक्वल आएगी, डायमेंशन फार्मूला क्या होगी m1 l-1 t-2, क्लियर। ओके टेक्स्ट बुक से एक बार थ्योरी पढ़ लो, ये कैलकुलेशन एक बार कंप्लीट कर दो, बस उसके बाद सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है इलास्टिसिटी की यूज, इलास्टिसिटी की यूज नेचर में कहां का है, कौन सी है, कंप्लीट कर दो चलो।
एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, बाद में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। कंप्लीट हुआ बाकी? डन सर। हो गया? अब देखो, ये थियरी इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है कि वो 3 मार्क्स में पॉसिबल है कि सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी वायर के ऊपर वेट रखी, मतलब वो फोर्स होगा, सो y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एप्सिलॉन डेल्टा l बाय l, सो l ऊपर जाएगा, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू fn अपॉन l। डेल्टा l की जगह मैंने क्या लिखा? एलोंगेशन इज स्मॉल l। नाउ f इज इक्वल टू y अपॉन l। सो इतना फोर्स देने से dl जितनी लेंथ इंक्रीज होती है, so now work dw is equal to f into dl, and therefore dw is equal to y upon l into dl। okay, मुझे टोटल वर्क फॉर elongation 0 to l कंप्लीट करना है, टोटल वर्क फॉर elongation 0 to l कंप्लीट करना है। ओके, सो w is equal to 0 to l into dw। dw मतलब ये हम ऐड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू y upon l से बाहर, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 to l into dl। क्लियर? अब इंटीग्रेशन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखी थी, इंटीग्रेशन x is to n dx is equal to x is to n plus 1 upon n plus 1, and that is equal to integration l is to 1 dl is equal to l is to 1 plus 1 upon 1 plus 1 is equal to l square by 2। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया, लिमिट क्या थी? 0 to l रख दी, पहले अपर लिमिट, so y a upon l is equal to l square by 2 because small l equal to small l ऐड करना था, बट -0 मतलब ये 0 रखेंगे तो टर्म 0 हो जाएगी। so now 1 is equal to y a l square upon 2l, now multiply with capital L upon small l, so y a into l square upon capital L square, so upon l is the strain, longitudinal strain, so now 1 by 2 a l epsilon square, but यही चीज और भी है, सिग्मा इज इक्वल टू y एप्सिलॉन, देन y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, ये वैल्यू ऐड करेंगे, सो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल, सो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू 1 by 2 स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 by 2 is equal to stress strain and volume। clear? now energy density, so work upon volume या energy upon volume, energy for unit volume is energy density, energy for unit volume is energy density, so 1 by 2 epsilon 1 by 2 sigma epsilon into al upon v, मतलब इसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, सो u is equal to 1 by 2 sigma e, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके लिए यूनिट क्या होगा? जूल अपॉन मीटर क्यूब, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जूल अपॉन मीटर क्यूब, and therefore न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, सो कैंसिल करो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, अगेन वही यूनिट वही डायमेंशन फार्मूला मिलेगी। है कोई डाउट इसमें? इस थ्योरी में कोई डाउट? नो सर। ओके, आज आपकी आवाज यहाँ बहुत कम आ रही है,
ओके चलो आज चैप्टर की लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक से कभी कभी कोई यूज पूछे जाएंगे कि जो हम पूरे चैप्टर में इलास्टिसिटी हमने पढ़ा लेकिन रूटीन लाइफ में इसकी यूज क्या, वो सब कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो जितनी हैवी क्रेन है, क्रेन जिससे वेट लिफ्ट किया जाता है, उसके अंदर रॉड रहता है। रॉड मतलब वायर जैसा, वायर से मिक्सअप करके ट्विस्ट करके रॉड बनाया जाता है। इस रॉड से वो लिफ्ट होता है, वो जो वेट है उससे वो क्या होगा, लिफ्ट होगा। एज पर एग्जाम्पल किसी भी क्रेन से मुझे 10,000 kg लिफ्ट करना है, सो नाउ m इज इक्वल टू 10⁻⁴ kg। m इक्वल क्या होगा, 10⁻⁴ kg। सपोज g की वैल्यू मैंने 10 ले ली, 10। ओके नाउ सभी बार लिफ्ट कब तक हो सकता है, उसको आप सपोज हैवी ऑब्जेक्ट आपने क्रेन से लिफ्ट की, तो अंदर जो रॉड है वो रॉड इसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। इलास्टिक लिमिट से बाहर गया तो इसका मतलब वो खींचता ही रहेगा और बाद में फ्रैक्चर पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, मतलब उसकी कैपेसिटी जितनी उसको वेट देनी है। तो उन लोगों ने बताया कि ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर स्टील, नॉर्मल स्टील के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी स्ट्रेस तक जा सकते हैं, इससे आगे जाएंगे तो मतलब वो वायर ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम डिसाइड करेंगे 10⁻⁴ kg वेट लिफ्ट करना है, तो उस रॉड की रेडियस क्या होगा या उस वायर की रेडियस क्या होगा। ओके, स्ट्रेस की फॉर्मूला, so stress is equal to force upon area, force upon area, force is equal to weight mg मतलब और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, सो mg अपॉन पाई इनटू सिग्मा, सो 10⁻⁴ into 10 डिवाइड बाय 3.14 into 3 into 10⁸ अब मैं कैलकुलेशन करूं ये दोनों की, so approximate 10 because 9 into 9 और approximate 10 approximate करके लिख रहा हूं, so 10⁻⁵ ये 10⁻⁹ ये 10 मिल रहा है, so approximate इसको लिखेंगे 10⁻⁻⁴ is a r square equal to, जैसा ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर भी, and therefore r is equal to 10⁻⁻2 but in meter, and therefore r is equal to 1 centimeter। इसका मतलब कि उस रॉड या वायर की रेडियस 1 सेंटीमीटर जितनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा होगी तो अपने आप 10,000 kg लिफ्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन पता चली आपको, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो मेरे ख्याल से 10.33 ऐसा आएगा, ये 9 तो है ही, लिखा लगा है और ऊपर वाला सपोज आपने 9.8 लिया तो और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एग्जांपल पता चला, क्रेन की कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए इस टाइप की आपको कैलकुलेशन करनी है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए तो इलास्टिक लिमिट से बाहर हो जाए, इसका मतलब वायर ब्रेक हो जाए, वायर की लेंथ इंक्रीज होती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट तक आपको वर्क करना है। क्लियर, आगे एक चीज को, पुराने मतलब बहुत साल पहले जब रेल मतलब ट्रेन पास होती थी तो रेल ट्रैक सिर्फ क्यूबॉइड की तरह था, रेल ट्रैक सिर्फ क्यूबॉइड की तरह। एज फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेनलेस स्टील वाली स्केल है,
दोनों एंड के ऊपर ऐसे फिंगर रखो और बीच में स्केल रखो, स्केल ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे क्या होती है बैंड। क्यों? वेट के हिसाब से मिड पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो पहले पुराने साल में, आगे वाले दिनों के अंदर, मतलब पहले जो थे तब एक कंडीशन आती थी कि वो लोग जो ट्रेन पास करने के लिए ट्रैक यूज करते थे वो क्यूबॉइड की तरह थे, क्यूबॉइड की तरह। जब इसके ऊपर से ट्रेन पास होती थी, ओके, तो बीच में सपोर्ट होते हैं, और सपोर्ट से जब ट्रेन पास होती है मतलब ये बाद में ये बैंड हो जाता था, ये जो था इस तरह से बैंड हो जाता था। बैंड होने लगा तो उन लोगों ने उसकी इक्वेशन लिखी कि बैंडिंग जो होगी कितनी होगी। सो डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपन 4 डी डी क्यूब वाई, इतनी इसकी बैंडिंग होती है, इतनी बैंडिंग होती है। अभी भी आप चेक करो कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं उसके बीच सपोर्ट दिए जाते हैं, सपोर्ट, ओके। ट्रेन इतनी स्पीड से पास होगी तो मेटल वाली वो ट्रैक है वो बैंड हो सकती है, लेकिन अब बैंड क्यों नहीं होती वो बता रहे हैं कि पहले जब था ऐसा तो बैंड हो जाता है। अब एक चीज घर में भी चेक करो कि घर के अंदर ऊपर बीम होता है, दो कॉलम होते हैं, साइड में दो कॉलम, उसके बीच में ऐसे डायरेक्शन मतलब वो पूरा कॉलम, दो कॉलम ऐसे होंगे, बीम रखे जाएंगे। वो बीम जो है इसलिए रखा जाता है कि ऊपर वाली टेरेस से ऊपर जो फ्लोर है इससे पूरा बैंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट सीलिंग रहनी चाहिए, इसलिए वो कंप्लीट किया जाता है। लेकिन वेट ऊपर आएगा, बैंड होगा, बैंडिंग कैसे होगी तो उसने लिखा WL, W मतलब वेट, वेट ऑफ रॉड। अब ट्रेन पास होगी तो बहुत सारी वेट पास होगी, तो वेट के हिसाब से वो नीचे की ओर आएगा। तो WL स्क्वायर, लेंथ ज्यादा होगी तो भी बेंडिंग ज्यादा होगी, वेट ज्यादा होगी तो भी बेंडिंग ज्यादा होगी, अपन 4, B मतलब ब्रेथ, ये जो डिस्टेंस ऑफ ब्रेथ, ये डिस्टेंस L, और इसको लिखा D, B मतलब हाइट, एंड Y इज द यंग मॉड्यूलस। तो बताइए कि सपोज ट्रैक बैंड नहीं होने देना है, अब ट्रैक का बैंड नहीं करना है, मतलब डेल्टा की वैल्यू कम होनी चाहिए, और डेल्टा की वैल्यू कम होनी चाहिए तो उसके लिए करेंगे क्या, तो डिनोमिनेटर में किसी भी को इंक्रीज करो, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डिपेंड ऑन मटेरियल, दो ही फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, या ब्रेथ या हाइट। लेकिन उसने बताया कि हाइट थोड़ी भी चेंज करेंगे तो क्यूब लिखा है, मतलब आप हाइट इंक्रीज करो, या हाइट इंक्रीज करेंगे तो बेंडिंग बंद हो जाएगी। उन लोगों ने नए क्यूबॉइड रखे जिसकी हाइट इंक्रीज की। हाइट इंक्रीज करने के बाद जब ट्रेन पास होना शुरू हुआ, एक और प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि जो सामने से क्रॉस सेक्शन चेक करते हैं इस तरह का, उन लोगों ने क्या किया, हाइट इंक्रीज किया। हाइट इंक्रीज करने से और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्या हुआ, तो यहां से बेंड होना शुरू हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इस टाइप की जो डिफॉर्मेशन होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इस टाइप की जो डिफॉर्मेशन होती है, मतलब फोर्स लगने से शेप साइज जो चेंज होना, उसको बकलिंग बताया जाता है। डिफॉर्मेशन शेप के अंदर पहले क्या हुआ, दो सपोर्ट के ऊपर ट्रैक रखी, रेल पास हो रही है तो ये बैंड होना शुरू हो गया। रेल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने और एक एग्जांपल बताई, घर के अंदर या किसी अपार्टमेंट या शॉपिंग मॉल के अंदर दो कॉलम के बीच में जो बीम होता है वो ऐसा ही होता है, बीम के ऊपर ऊपर जितने भी फ्लोर है उसकी वेट होती है, ओके, और उसके हिसाब से बेंडिंग होती है। आप चेक करो कि बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे चेक करेंगे तो बीम की हाइट बहुत ज्यादा होगी। क्यों हाइट ज्यादा होगी, कि हाइट इंक्रीज करेंगे तो बेंडिंग कम हो जाएगी, बेंडिंग क्या होगी, कम। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वही बीम है लेकिन उसकी थिकनेस डिक्रीज होती है, इसलिए डिक्रीज होती है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेट डिक्रीज होता जाएगा, वेट क्या होगा, डिक्रीज। अगर सपोज 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग है तो बेसमेंट में बीम की साइज बहुत ज्यादा, ऊपर इतने जितने भी फ्लोर है सबकी वेट आएगी, तो उसके लिए इसकी हाइट ज्यादा रखनी है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर, तो ये चीज जो है अब आपको पता होगा कि ये जो डिफॉर्मेशन है इसको बकलिंग बताया,
अभी हम चेक करते हैं कि अभी जितने भी रेलवे ट्रैक है वो आई शेप में रहते हैं। ये एग्जैक्टली आई के साथ थोड़ा सा ऐसा स्लैंट, इस टाइप की शेप। ये बेस इससे बाहर क्यों रहता है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, ये भी इधर थोड़ा ज्यादा। ये जो है पिरामिडल, मतलब थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में, और ये ऊपर थोड़ा स्लैंट। अब देखो ट्रेन पास होती है, फोर्स दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट हो जाएंगे। दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट मतलब रिजल्टेंट जीरो। रिजल्टेंट जीरो मतलब ये इफेक्ट नीचे तक नहीं जाएगी। लेकिन सपोज वो नीचे तक गई तो ये पिरामिडल है। अब चेक करो कि पहले 2001 में अर्थक्वेक हुआ था, तब बहुत सारी बिल्डिंग्स और सब मतलब ब्रेक हो गई थी। अब जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो लिखा है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के साथ। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब वो क्या करते हैं, तो जो कॉलम वो लोग क्रिएट करना शुरू करेंगे, बिल्डिंग के अंदर जो कॉलम क्रिएट करता है उसकी बेस इस तरह से बनाई जाती है, बड़ी सी बेस। बड़ी सी बेस से इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग टूटे। स्ट्रेस कम करना है तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है। स्ट्रेस कम करना है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा। देखो कॉलम की साइज तो इतनी है लेकिन ये पूरा बड़ा होगा। और जो भी मतलब बड़ी सी बिल्डिंग क्रिएट की जाती है 8 फ्लोर 9 फ्लोर 20 21, अभी तो इतनी ज्यादा बड़ा में भी क्रिएट होना शुरू हो गया। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग किस पे डिपेंड करती है, तो पूरा बेसमेंट, मतलब नीचे जितनी भी बिल्डिंग है पूरा बेसमेंट वो आरसीसी से बनाया जाता है और उसमें से कॉलम क्रिएट करना शुरू करेंगे। इतना बड़ा बेसमेंट होगा, पूरा आरसीसी लेवल होगा, तो इसका मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा कभी क्रिएट नहीं होगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को बिल्डिंग टूटेगी। क्लियर। तो इसके लिए इसको पिरामिडल शेप में रखा जाता है। पिरामिड शेप के अंदर, पिरामिडल शेप के अंदर होता है ना, तो इससे कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ भी ऐसा है कि सपोज फोर्स और नीचे आके पिरामिडल है, मतलब और भी स्ट्रेस वो क्या एब्सॉर्ब करेगा, और ये इससे भी बड़ा है। इसका मतलब आप चेक करो कि बहुत बार कुछ हुआ होगा ट्रेन के अंदर, रेलवे ट्रैक निकल गई, सब कुछ है, ये डेंस ये डेप्थ आप चेक करो, ये सॉरी थिकनेस, रेलवे ट्रैक की थिकनेस 1 या 1.5 सेंटीमीटर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आज तक कभी भी ये ट्रैक यहाँ से नहीं टूटा, आज तक नहीं टूटा। ये स्पेशल डिजाइन की है। कैसा निकाला, तो ये होता है इलास्टिसिटी से। ये कैलकुलेशन कैसे हुई, इलास्टिसिटी से। ऐसा की अरेंजमेंट करने की फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाना चाहिए, इतना ज्यादा फोर्स नहीं मिलना चाहिए जिससे स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो। ओके, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया इस तरह से रखना है। एज फॉर एग्जांपल बहुत सारी अपार्टमेंट के अंदर आप चेक करने जाएंगे ना, तो बताते हैं कि आपको गैलरी या बालकनी दी गई है, लेकिन बालकनी के सेंटर से लोड वॉल पास होती है। ये ऐसा एक वर्ड बताया है, लोड वॉल पास होती है। इसका मतलब क्या है कि बालकनी फिजिकल कैलकुलेशन या आर्किटेक्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1 या 1.5 फीट ही मिली थी, लेकिन आपकी फैसिलिटी के लिए उन लोगों ने 3 फीट तक बालकनी बना दी। मतलब आप खड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज्यादा वेट वाली ऑब्जेक्ट या 5-7 लोग एक साथ खड़े हो गए तो 1.5 फीट से आगे, 1.5 फीट से आगे जैसे गए तो इतना ज्यादा लोड हो जाएगा कि वो गैलरी गिर सकती है। सेफ कहां तक है आप 1.5, मतलब लोड वॉल तक आप फिक्स, आप फायदे में है, मतलब वहां से आगे नहीं जा सकते, ऐसी कंडीशन होती है। क्लियर। तो इसका मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए कि वो पूरा ऑब्जेक्ट टूटेगा। तो ये भी एक एग्जांपल इसकी है। और एक एग्जांपल बताइए, जितने एग्जांपल है मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका आपको बता जाए कि सपोज अर्थ की सरफेस पे आपको एक हाई राइज बिल्डिंग या कुछ बनाना है, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक बना सकते हैं, मैक्सिमम कितनी हाइट तक बना सकते हैं। तो उन लोगों ने उसकी कैलकुलेशन की कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो भी आप क्रिएशन करेंगे वो उसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसकी जो इलास्टिक लिमिट है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे बाहर नहीं जाना चाहिए मतलब, चलो एक कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज मैंने कोई मोबाइल टावर या कुछ इस तरह के अरेंजमेंट करना शुरू कर दी, बड़ी सी टावर अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब, हेलो
प्रॉब्लम हुआ? तो इसे करना क्या है कि आप इतनी मतलब स्ट्रेस के वैल्यू रखेंगे जो उससे मिलने वाली प्रेशर बराबर हो। सपोज मैंने यहाँ एक टावर बनाई, तो टावर बनने से जो प्रेशर मिलता है और स्ट्रेस, स्ट्रेस किसका, जिससे हमने टावर बनाया, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, इक्वल नहीं होंगे तो अपने वेट के हिसाब से टावर नीचे आ जाएगा। तो उससे मतलब कि सिग्मा 3 × 10⁸, सपोज मैंने पूरा जो बनाया वो स्टेनलेस स्टील से बनाया, तो इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, इज इक्वल टू एच रो एंड जी, प्रेशर की फॉर्मूला एच रो एंड जी। तो हाइट कैलकुलेट करते हैं, h is equal to 3 × 10⁸ अपॉन रो इंटू जी। अब सपोज डेंसिटी लिखनी है स्टेनलेस स्टील के लिए, तो डेंसिटी होती है 3 × 10⁸, स्टेनलेस स्टील के लिए 3 × 10⁸, 3 × 10⁻3, जी की वैल्यू भी 10 लेगा, सो 3 कैंसल, 3 कैंसल, एंड देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10⁻4, ये 10⁻8 डिवाइड बाय 10⁻4, आंसर इज 10⁻4 इन मीटर। So h is equal to 10 × 10⁻3 मीटर and that is equal to 10 किलोमीटर। मतलब अर्थ के सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन आप डेवलप करेंगे वो 10 किलोमीटर से ऊपर तक नहीं जा सकती। और इसलिए बताया जाता है कि एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8.848 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। आपने आगे पढ़ा होगा ना कि एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8.848 किलोमीटर से वो ज्यादा नहीं है। क्यों? कि इस स्टेप की कैलकुलेशन से पता चलता है कि वो हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? और अर्थ के सरफेस से जो भी डेवलपमेंट करना है इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो 3-4 मैंने आप आज यूज बताए, इलास्टिसिटी के 3-4 यूज। सबसे पहले वो क्रेन वाला, सेकंड, दो सपोर्ट के ऊपर जब आप किसी भी इस टाइप की रॉड को रखेंगे तो उसकी बेंडिंग होती है, उस बेंडिंग को बकलिंग बताया जाता है, सॉरी उस बेंडिंग को डेल्टा करके लिखा जाएगा, और वो डेल्टा की फॉर्मूला WL²/4BD3y। अब वो बेंडिंग कम करनी है तो उन लोगों ने बताया कि हाइट इंक्रीज करो, हाइट इंक्रीज की तो एक नई डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई जिसको बकलिंग बताया। ओके, उसके बाद इस टाइप की डिजाइन आई, आज तक कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर आप किसी भी टाइप की बिल्डिंग्स या क्रिएशन क्रिएट करेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? तो ये उसने टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है, एक बार पूरा प्रॉपरली पढ़ लो। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको फटाफट कंप्लीट करो। चलो
चैप्टर नंबर 9 की सभी थियरी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ। क्लियर? चैप्टर नंबर 9 की थियरी यहाँ तक ही है और चैप्टर नंबर 9 की सभी थियरी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और हो सके तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो। बस तो आज इतना रखते हैं।